बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत की आड़ में छुपे खौफनाक अज़ाइम इंसान की रूह तक को कंपा देते हैं। एक लगी लिपटी मोहब्बत, एक मुखलिस सास और सगा भाई बनने वाला देवर। क्या वाकई ये सब एक बेआसरा बेवा का सहारा थे, या फिर ये एक ऐसे भयानक तूफान से पहले का सुकून था जो इसकी ज़िंदगी की हकीकत ही बदलने वाला था? एक खुफिया कैमरा और एक ऐसा भयानक सच जो होश उड़ा देगा। मेरी तबीयत कई दिनों से बहुत ज़्यादा नासाज रहने लगी थी और हर वक्त जी मतलाता रहता था, जिसकी वजह से नकाहत इतनी बढ़ गई थी कि मेरा बिस्तर से उठना भी मुहाल हो गया था। जब ये बात मेरी सास शाइस्ता बेगम को पता चली तो वो उल्टे पांव दौड़ती हुई मेरे कमरे में चली आई। इनके चेहरे पर बला की फिक्रमंदी और परेशानी थी, जैसे इनकी अपनी जान पर बन आई हो। वो फौरन मेरे सरहाने बैठी और मेरा हाथ थाम कर बड़े प्यार से कहने लगी, आलिया, मैंने कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो। तुम इस वक्त अपनी नहीं बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े की अमानत हो। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही मेरे मरहूम बेटे की आखिरी निशानियां हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। इनकी इस ममता और तड़प को देखकर मेरी आंखों में नमी उतरने लगी थी, क्योंकि मेरी सास रवायती सासों की तरह लड़ाई झगड़े करने वाली या तंज के तीर चलाने वाली औरत नहीं थी, बल्कि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मेरे शौहर के जाने के बाद उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं इस घर में अकेली हूँ। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। अब भी जब मेरी तबीयत बिगड़ती तो उन्होंने फ़ौरन अपने छोटे बेटे यानी मेरे देवर कामरान को आवाज़ दी, जो पहले ही दरवाजे पर खड़ा मेरी खैरियत जानने के लिए बेचैन नज़र आ रहा था। कामरान ने भी बड़े अदब और हमदर्दी से कहा, भाभी, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। मैंने गाड़ी निकाल ली है और डॉक्टर से वक्त भी ले लिया है। अब मैं रोज़ आपको चेकअप के लिए ले जाया करूँगा और आपकी तमाम अद्वियात और दीगर अखराजात की ज़िम्मेदारी मेरी है। आप बस खुद को पुरसुकून रखें, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सास अम्मी ने कामरान की बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और मेरी तरफ देखकर बोली, देखा आलिया, कामरान कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ये देवर नहीं, तुम्हारा सगा भाई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का वारिस बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हो। इसलिए अब से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। इन दोनों की ये वालहाना मोहब्बत देखकर मेरा दिल भर आया और मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे शौहर की कमी इन दोनों के रूप में पूरी कर दी है। मुझे इस वक्त ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बेपनाह मोहब्बत और ज़रूरत से ज़्यादा हमदर्दी दरअसल किसी बड़े तूफ़ान से पहले का सुकून है। कामरान ने बड़े एहतराम से मेरा परस पकड़ा और मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया, जहाँ से मेरी इस अजीबोगरीब सफ़र का आगाज़ होना था, जिसने मेरी ज़िंदगी की हकीकत ही बदल कर रख देनी थी। कामरान मुझे अस्पताल लेकर पहुँचा तो इसने बड़े प्यार और एहतियात से मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतारा और सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया। इसने मुझे कॉरिडोर में लगी कुर्सियों पर बिठाया और ख़ुद लाइन में लगकर मेरा पर्चा बनवाया और डॉक्टर का नंबर लिया। मैं इसे बार बार देख रही थी कि वो कितना भाग दौड़ कर रहा है, सिर्फ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। जब डॉक्टर ने मेरा इब्तदाई मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया तो कामरान खुद मेरा हाथ पकड़कर अल्ट्रासाउंड रूम तक लेकर गया।
میں نے اسے کہا بھی کہ کامران اب میں ٹھیک ہوں اور خود چل سکتی ہوں، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور بڑی اپنائیت سے بولا، بھابھی احتیاط میں ہی بھلائی ہے، آپ بس خاموشی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے خود مجھے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا اور پھر وہاں موجود ڈاکٹر سے کچھ دیر سرگوشیوں میں بات چیت کی جس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہسپتال میں پہلی دفعہ آئی تھی، اس لیے یہاں کا عملہ اور ڈاکٹر سب میرے لیے اجنبی تھے۔ اس سے پہلے میرا چیک اپ شہر کے دوسرے ہسپتال میں ہو رہا تھا، لیکن کامران نے بضد ہو کر ہسپتال تبدیل کروایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ہسپتال زیادہ بڑا اور دیکھا جانے میں تو جدید سہولیات سے آراستہ ہے، اور یہاں کے ڈاکٹرز بھی بہت قابل ہیں کیونکہ وہ خود اتنا مطمئن اور پرجوش تھا، اس لیے میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مشین کے پاس آتے ہی مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا، اور جب میں نے اسے اپنی کمزوری اور سر چکرانے کے بارے میں بتایا تو اس نے ایک مخصوص ماسک اٹھایا اور کہنے لگا، آپ کو شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، یہ ماسک چند منٹ کے لیے لگا لیں، اس سے آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے دوران گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو بھی سکون ملے گا۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی سے وہ ماسک اپنے چہرے پر رکھ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے 2-3 سانسیں لیں مجھے اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم منجمد ہو رہا ہے اور ہوش و حواس مجھ سے چھنتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی یا ماسک ہٹانے کی کوشش کرتی، میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ بے ہوشی کے اس گہرے سمندر میں اترتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو، لیکن اس سناٹے میں بھی مجھے دور سے کہیں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دے رہی تھی جو میرے کانوں کے بہت قریب ہو کر کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز میرے دیور کامران کی تھی جو بڑی دھیمی اور پر اصرار آواز میں ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا اور ڈاکٹر کو کوئی ہدایت دے رہا تھا، لیکن میرا ذہن اتنا بوجھل تھا کہ میں ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ آواز بھی مدھم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں مشینوں کی دھیمی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی تو میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کامران کمرے میں موجود نہیں تھا، وہاں صرف وہ ڈاکٹر کھڑا کچھ کاغذات پر دستخط کر رہا تھا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں ڈاکٹر سے پوچھا مجھے کیا ہوا تھا اور میں کیوں بے ہوش ہو گئی تھی، تو ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے میری طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، کچھ نہیں عالیہ بی بی، بس شدید کمزوری کی وجہ سے آپ کا ہی بی پی لو ہو گیا تھا اور آپ کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلی گئی تھیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ حمل کے دوران اکثر خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بھاری سر کو ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ سے اتر کر آہستگی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں کوریڈور میں پہنچی تو سامنے ہی کامران پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور میرا ہاتھ تھام کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، بھابھی اب آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اندر اچانک کیا ہوا تھا؟ میں تو باہر بیٹھا آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی کیونکہ مجھے غنودگی کے عالم میں اس کی آواز اور اس کی موجودگی کا جو احساس ہوا تھا وہ بہت گہرا تھا۔ میں نے شک بھرے لہجے میں کامران کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کامران کیا تم الٹرا ساؤنڈ روم کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تھی۔
और मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे करीब खड़े हो। मेरी ये बात सुनकर कामरान के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सी लहर दौड़ी और इसने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने बड़ी सफाई से इनकार में सर हिलाया और कहने लगा, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मेरा वहाँ अंदर क्या काम था? वहाँ तो लेडी डॉक्टर और नर्सें मौजूद थीं। आपको कोई वहम हुआ होगा। मैं तो पूरे वक्त इसी बेंच पर बैठकर आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। कामरान का लहजा इतना पुरएतमाद था कि मैं खुद अपने एहसास पर शर्मिंदा होने लगी। मैं घर पहुँची तो मेरी सास बेचैनी के आलम में दरवाजे के पास ही टहल रही थी, जैसे वो कब से मेरी वापसी की मुंतज़िर हों। मुझे देखते ही उन्होंने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले कर गईं। उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए ताज़ा जूस बनाने का कहा और ख़ुद मेरे पलंग के पास बैठकर मेरे पाँव दबाने लगीं। इनकी इस मोहब्बत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया और मैंने पाँव पीछे खींचते हुए कहा, अम्मी खुदा के लिए ऐसा ना करें, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। अम्मी मुस्कराईं और कहने लगीं, आलिया ऐसी बातें ना करो, तुम मेरे मरहूम बेटे की बेवा हो और इस वक्त तुम्हारा और तुम्हारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ भी है और मेरी खुशी भी। फिर उन्होंने बड़ी राजदारी और फ़िक्रमंदी से पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया है? क्या सब ठीक है ना? मैंने इनका हाथ थाम कर तसल्ली दी और कहा, अम्मी डॉक्टर ने सब कुछ सही होने की खबर दी है। बस उन्होंने ये हदायत दी है कि हर थोड़े दिनों बाद बाकायदगी से अल्ट्रासाउंड करवाना होगा ताकि किसी किस्म की कोई पेचीदगी ना हो। मेरी ये बात सुनकर सास के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और तसल्ली का इजहार नमूदार हुआ और उन्होंने फ़ौरन कामरान की तरफ देखा जो दरवाजे में खड़ा ये सब सुन रहा था। जब मैं सुकून से लेटी और कमरे में खामोशी छाई तब मेरी आंखों के आगे मेरे मरहूम शोहर हामिद का चेहरा झिलमिलाने लगा। हामिद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनकी आंखों में मेरे लिए जो इज़्ज़त और चाहत थी वो मुझे दुनिया की खुश नसीब तरीन औरत बना देती थी। हामिद का इस घर में ख़ास मकाम था। वो अपनी माँ और छोटे भाई कामरान पर जान छिड़कते थे। इनके लिए इनकी माँ का हुक्म पत्थर पर लकीर था। वो अपनी सारी कमाई और कारोबार का हिसाब किताब अपनी माँ के हाथ में रखते थे और कामरान की हर फरमाइश पूरी करना इनका अव्वलीन मकसद होता था। सास अपनी भी इस वक्त मुझसे बहुत शफकत करती थी। हामिद अक्सर हंसते हुए कहते थे, अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम परेशान ना होना, मेरी माँ और कामरान तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। वो अपने भाई पर इस कदर अंधा एतबार करते थे कि कारोबार के कई अहम कागजात पर कामरान से भी दस्तखत करवाते थे। लेकिन अफसोस अचानक हामिद का एक हादसे में चले जाना मेरी दुनिया अंधेर कर गया। हामिद के जाने के बाद मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर मेरी सास ने रोते हुए साफ मना कर दिया कि आलिया की कोख में मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, मैं इसे खुद से दूर नहीं करूंगी। और वाकई उन्होंने मुझे सर आँखों पर बिठा लिया था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो पूरे वजूद पर एक अजीब सी थकन और नकाहत तारी थी, जैसे मैं रात भर सोई नहीं बल्कि मीलों का सफ़र तय करके आई हूँ। मेरा सर किसी वज़नी पत्थर की तरह भारी हो रहा था। मैं इसी हाल में लड़खड़ाती हुई लाउंज में आई और सोफे पर ढेर हो गई। अभी मैं अपनी पेशानी मसल ही रही थी कि घर की पुरानी मुलाजमा नुसरत दबे पाँव मेरे पास चली आई। इसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और राजदारी थी। इसने गिलास में मेरे हाथ में थमाया और फिर झुककर बिल्कुल मेरे कान के करीब इंतहाई धीमी और लरजती आवाज़ में कहने लगी, बीबी जी अपना बहुत ख्याल रखा करें, जो नज़र आता है वो हमेशा सच नहीं होता।
ملازمہ کی اس پر اسرار اور اچانک کہی گئی بات پر میں بری طرح چونک اٹھی۔ نصرت کافی پرانی ملازمہ تھی اور میرے مرحوم شوہر حامد اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے وہ مجھے دل لگاؤ رکھتی تھی۔ میں نے حیرت اور پریشانی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا، نصرت تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ مگر وہ جواب دینے کے بجائے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ اسے دور سے کسی کے آنے کی چاپ سنائی دے گئی تھی۔ اس نے اپنی انگلی لبوں پر رکھی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ میری ساس جب اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آئیں تو ان کی نظریں اتنی گہری اور تیکھی تھیں جیسے وہ میرے دل میں چھپے سوالات کو پڑھنا چاہ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا، عالیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بتاؤ کہ ابھی تم اس ملازمہ سے کیا خسر پسر کر رہی تھی؟ ان کے سوال کرنے کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ میں ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے شاید دور سے ہمیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے فوراً اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور کہا، کچھ نہیں امی، بس وہ مجھ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ ساس میرے برابر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، عالیہ بیٹی، یہ عورت ہمیشہ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ملازمہ بدل لینی چاہیے۔ اس کی موجودگی اب مجھے کھٹکنے لگی ہے۔ ساس کا اچانک نصرت کو نکالنے کی بات کرنا میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا کہ نصرت بہت پرانی اور وفادار ہے۔ دوپہر کے وقت جب نصرت صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی تو میں نے دروازہ بند کر کے اس سے پوچھا، نصرت سچ سچ بتاؤ تم صبح کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی جی میں ان گناہگار کانوں نے اس گھر کی دیواروں کے پیچھے وہ کچھ سنا ہے جو شاید میں زبان پر لاؤں گی تو آپ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ مجھے جلد ہی اس گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ میں ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی ہوں۔ اب میں کل یہاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مجھے ایک ایسی ذہنی کشمکش میں ڈال گئی کہ سارا دن اسی سوچ و بچار میں گزر گیا۔ اور شام کے وقت جب کامران دفتر سے واپس آیا اور ساس نے مجھے معمول کی وہ دوا لا کر دی جو میں روزانہ کھاتی تھی تو اسے پیتے ہی اچانک میری طبیعت بری طرح بگڑنے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا پورا جسم مفلوج ہو رہا ہے۔ میرے دیور کامران نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے سہارا دیا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مجھے ایک بار پھر الٹرا ساؤنڈ روم میں بھیج دیا۔ میں اندر ہی اندر بہت حیران اور پریشان تھی کہ آخر روز الٹرا ساؤنڈ کی کیا ضرورت ہے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت اور اپنی بگڑتی ہوئی طبیعت کی وجہ سے میں خاموش رہی۔ الٹرا ساؤنڈ روم میں قدم رکھتے ہی مجھے وہ مخصوص بو محسوس ہوئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں گہری بے ہوشی کی دلدل میں اترتی چلی گئی، لیکن اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے اچانک اپنے دیور کامران کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی صاف تھی جیسے وہ بالکل میرے سرہانے کھڑا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے وجود کے بالکل پاس ہی ہے اور مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب اور خوفناک احساس تھا جس نے میرے پورے بدن میں جھرجھری دوڑا دی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا اور جب مجھے ہوش آیا تو وہاں صرف الٹرا ساؤنڈ والی ڈاکٹر ہی موجود تھیں۔ کامران وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اپنی مشین بند کرتے ہوئے بڑے سپاٹ لہجے میں کہنے لگی، عالیہ بی بی آپ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی تندرست ہے۔
आप बस बिला वजह टेंशन ना लिया करें, आराम किया करें। ये कहकर इसने रिपोर्ट में मेरे हाथ में पकड़ाई और मैं बाहर निकल आई, जहां कामरान वैसे ही मेरा मुंतज़िर था जैसे वो कमरे से बाहर ही बैठा रहा हो। आप मेरे दिमाग में एक तूफ़ान बरपा था। वो बेहोशी के दौरान कामरान की मौजूदगी का एहसास, वो आवाज़ें और नुसरत की कही हुई बातें मेरे जहन में खलबली मचा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इस घर की मोहब्बत भरी दीवारों के पीछे कोई बहुत ही खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जिसका मोहरा मैं और मेरा होने वाला बच्चा है। और अब मुझे खामोश बैठने की बजाय खुद कुछ करना होगा। मैंने अपनी एक करीबी और भरोसेमंद सहेली से बड़ी राजदारी से बात की और इसे एक छोटा सा खुफिया हिडन कैमरा मंगवाया। मैंने बड़ी महारत से इस कैमरे को अपने हैंड बैग के कोने में इस तरह से नस्ब किया कि इसका लेंस बिल्कुल सामने की तरफ था, लेकिन बाहर से इसे देखना नामुमकिन था। अगली सुबह जब मैं लॉन्च में आई तो वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। कामरान ने बड़े प्यार से कहा, भाभी, आज डॉक्टर ने आपको फिर बुलाया है, आपका एक ख़ास टेस्ट होना है, चलिए देर हो रही है। मैंने कांपते हाथों से अपना वो बैग उठाया और इसके साथ गाड़ी में जा बैठी। अस्पताल पहुंचकर जब नर्स ने मेरा नाम पुकारा, मैंने अपना बैग इसी तरह से अपने सामने वाले स्टूल पर रखा कि इसका रुख बेड की तरफ हो जहां मुझे लेटना था, और मैंने खामोशी से रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। जैसे ही मैं बेड पर लेटी, डॉक्टर ने वही मखसूस मास्क मेरे चेहरे पर रखा। मैंने खुद को बचाने की हल्की सी मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन इस गैस के असर ने मुझे चंद सेकंडों में ही बेबस कर दिया और मैं एक बार फिर अंधेरों में डूब गई। होश में आने के बाद मेरा सर हस्बे मामूल किसी भारी पत्थर की तरह बोझल था और नज़रें बुरी तरह धुंधला रही थी, लेकिन मेरा तमाम तर ध्यान अपने इस बैग पर था जो सामने वाले स्टूल पर बिल्कुल इसी तरह रखा हुआ था जिसमें मैंने इसे छोड़ा था। मैंने हिम्मत जमा की और डॉक्टर से रिपोर्ट पकड़कर बाहर आ गई। अब मुझे घर जाकर इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस रिकॉर्डिंग में छुपा सच मेरी ज़िंदगी की हकीकत बदलने वाला था और सास और देवर का वो भयानक चेहरा सामने लाने वाला था जिसका मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं घर पहुंची तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कांपते हाथों से अपना बैग से वो छोटा खुफिया कैमरा निकाल कर अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले चंद मिनट अस्पताल के नर्स और डॉक्टर की आम बातें थी, फिर वो मंजर आया जब मुझे मास्क लगाकर बेहोश किया गया था। जैसे ही मैं बेहोश हुई, अल्ट्रासाउंड रूम का दरवाज़ा खुला और मेरा देवर कामरान अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे मेरी सास शाइस्ता बेगम भी मौजूद थी। इन दोनों के चेहरों पर वो मुकद्दस मोहब्बत और हमदर्दी गायब थी जिसका नाटक वो अब तक करते थे, बल्कि वहाँ एक दरिंदगी और लालच का भयानक साया था। कैमरे की स्क्रीन पर सास ने डॉक्टर की तरफ देखा और इंतहाई सर्द लहजे में पूछा, डॉक्टर, काम कितना बाकी रह गया है? क्या अब भी आलिया को किसी चीज़ पर शक हो सकता है? डॉक्टर ने बड़े शफ़ाकाना अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें शाइस्ता बेगम, मैं रोज़ाना अल्ट्रासाउंड के बहाने इसे जो गैस देती हूँ, इससे इसका दिमाग बोझल रहता है और वो कुछ याद रखने के काबिल नहीं रहती। ये सुनकर कामरान ने अपनी जेब से कुछ कानूनी कागजात निकाले और बेड पर बेहोश पड़ी मेरी उंगलियों पर स्याही लगाना शुरू कर दी। वो मेरी उंगलियों के अंगूठे इन कागजात पर सबत कर रहा था। कामरान ने हंसते हुए सास से कहा, अम्मी, हामिद भाई का सारा कारोबार और जायदाद अब आलिया के नाम मुंतकिल हो चुकी थी, लेकिन अब इन अंगूठों के नशानात की मदद से ये सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुका है। जैसे ही इस जायदाद के फाइनल पेपर्स तैयार होंगे, हम आलिया को अस्पताल में ही कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा देंगे जिससे इसका बच्चा ज़ाया हो जाए और ये खुद जहनी मरीज़ा बनकर पागल खाने चली जाएगी।
फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सास ने हासदाना मुस्कुराहट के साथ मेरे चेहरे की तरफ देखा और बोली, हामिद ने मरते वक्त इस औरत को सब कुछ दे दिया था, लेकिन वो भूल गया था कि इस जायदाद पर सिर्फ मेरे छोटे बेटे कामरान का हक है। बस चंद दिन और आलिया को इसी तरह अंधेरे में रखो। जैसे ही सारे दस्तखत और अंगूठे मुकम्मल होंगे, हम इसे इस घर से हमेशा के लिए धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। ये खौफनाक सच सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरा पूरा वजूद गुस्से और खौफ से कांपने लगा। वो सास जिसे मैं माँ समझती थी और वो देवर जिसे मैं सगा भाई मानती थी, वो सिर्फ मेरी जायदाद के लिए मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के खून के प्यासे बन चुके थे। मेरे शोहर हामिद का वो अंधा एतबार इनकी मौत के बाद मेरे लिए एक फंदा बन चुका था, लेकिन अब मैं वो बेबस बेवा नहीं थी जो खामोशी से अपनी तबाही का तमाशा देखती। मैंने फ़ौरन इस रिकॉर्ड की एक कापी अपनी सहेली को भेजी और दूसरी कापी शहर के एसपी पुलिस को व्हाट्सएप कर दी, जो हामिद के बहुत अच्छे दोस्त थे और इस वक्त जायदाद की मुंतकली की इंक्वायरी कर रहे थे। अगली सुबह जब मैं लाउंज में आई तो सास हमेशा की तरह वही दवा का गिलास हाथ में लिए खड़ी थी। इनके चेहरे पर वही झूठी ममता सजी हुई थी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आलिया बेटी, ये लो अपनी दवा पी लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने मुस्कुरा कर वो गिलास इनके हाथ से लिया और सोफे पर बैठकर कामरान की तरफ देखते हुए वो गिलास फर्श पर पटक दिया, जिससे शीशा चूर चूर हो गया। मेरी यह हरकत देखकर सास और कामरान दोनों एकदम हैरत से उछल पड़े। कामरान ने गुस्से से कहा, भाभी, ये क्या बदतमीज़ी है। अम्मी आपकी सेहत के लिए इतनी फ़िक्र करती हैं और आपने। मैंने इसे बीच में ही टोकते हुए गर्दार आवाज़ में कहा, बस करो कामरान, अब अपना ये हमदर्दी का घनौना नाटक बंद करो। मैं तुम दोनों का वो भयानक चेहरा देख चुकी हूँ जो तुमने अल्ट्रासाउंड रूम में छुपा रखा था। मेरी ये बात सुनते ही सास के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं और कामरान का रंग पीला पड़ गया। वो दोनों गुंग होकर मुझे देखने लगे। मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और वो वीडियो ऑन के सामने चला दी। जैसे ही उन्होंने अपनी गुफ्तगू और किरदार की वो वीडियो देखी, इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कामरान ने गुस्से में मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहने लगा, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ उठाता, हमारे घर का मेन दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एसपी पुलिस हम भारी नफरी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ने फ़ौरन कामरान को दबोच लिया और इसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। पुलिस अफसर ने सास की तरफ देखा और कहा, शाइस्ता बेगम, जायदाद की खातिर अपने ही ख़ानदान को बर्बाद करने के जुर्म में मैं आप दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। सास रोते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि जो औरत मेरे बच्चे की कातिल बनने जा रही थी वो किसी माफ़ी की हकदार नहीं थी। पुलिस इन दोनों को और इस जाली डॉक्टर को गिरफ्तार करके ले गई। नुसरत मुलाजमा ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया और कहा, बीबी जी, अल्लाह का शुक्र है आप बच गईं। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और एक गहरा सांस लिया। हामिद की जायदाद और इनका वारिस अब बिल्कुल महफूज थे और मैंने ये साबित कर दिया था कि एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।